हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। मैं फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। ठीक है, और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और अपनी जो भी राय देना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, शक्ति बराबर होता है। देखिए, शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य अपॉन समय। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। समय बटे कार्य बटे समय होता है। ठीक है, कार्य बटे समय होता है शक्ति बराबर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 वाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं। 1 वाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं, तो 1 वाट घंटा बराबर होते हैं 3600 जूल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। 1 वाट घंटा बराबर कितने होता है, 3600 जूल होते हैं। और 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है। देखिए, 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 वाट घंटा बराबर 3600। इस 3600 गुणे 30 और, क्योंकि 1 किलो में कितने होते हैं, मैंने इसके जो पिछले वाला वीडियो इसमें बताया कि किलो का मान कितना होता है। किलो का मान होता है 10⁻³ होता है किलो का मान। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 1000 को और इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 किलो वाट बराबर कितना हो जाएगा 36, 20 और 20 और 30 कितने हो जाएंगे 50, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5। अब इसे इतना लंबा तो लिखेंगे नहीं, इसके लिए लिखने के लिए सिंपल सा ट्रिक क्या होती है, इसे लिखने के लिए सिंपल सी ट्रिक होगी कौन सी, इसके लिए होगी 3.6। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। ठीक है, यदि आप लोगों के लिए शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा मिलता है तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं। 1 किलो वाट घंटा बराबर कितने होते हैं, 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। और यदि 1 वाट घंटा बराबर पूछे तो 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600। तो फिर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। यदि दोस्तों आप लोगों के लिए ये सेशन पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यदि आपके लिए कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ठीक है, हम उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी हमारी कमी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या है। देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है 9.8। 9.8 क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, 9.8। और जो पृथ्वी का पलायन वेग है वो कितना है, पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 मीटर प्रति सेकंड। क्या है, इसके जो पिछली क्लासें जो निकल चुकी हैं उसमें भी मैंने आप लोगों के लिए बताया कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है 11.2 है। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है 9.8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के घूर्णन की गति पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन की गति घटने पर, यदि पृथ्वी की घूर्णन की गति घटने पर, मान लो जैसे ये पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, अपने अक्ष पे अभी कितनी घूम रही है, अपने अक्ष पे ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। यदि मान लो इसकी घूर्णन की गति घट जाए, घूर्णन गति यदि घट जाए, अभी ये 24 घंटे में कर रही थी,
ठीक है। अब ये मात्र 20 घंटे में करने लगे, ठीक है। अब ये घूर्णन क्या है, मात्र 20 घंटे में करने लगे, तो घूर्णन क्या होगा, घूर्णन गति नहीं, यहाँ पर क्या होगा, यदि घूर्णन गति कम होगी तो इसका मान क्या होगा, ये अभी 24 घंटे ले रही थी, अब ये 28 घंटे लेने लगी, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, घूर्णन गति कम घटने पर। अभी तो ये नॉर्मल स्पीड से चल रही थी, 24 घंटे में कंप्लीट कर लेती है। मान लो यदि इसकी स्पीड घट जाती है, ठीक है, स्पीड घटने से इसमें टाइम अधिक लगने लगेगा, तो टाइम अधिक लगने पर जी का मान क्या होता है, देखिए टाइम अधिक लगने पर जी का मान बढ़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है, क्या है, बढ़ने लगेगा। जी का मान क्या होगा, बढ़ने लगेगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ने लगता है यदि जो घूर्णन गति है वो क्या है, यदि घट जाए घूर्णन गति। मान लो जैसे अभी पृथ्वी कितने 24 घंटे में एक मतलब कि दे 24 घंटे में अपने घूर्णन अपनी धुरी पर 24 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है, ठीक है, अपना स्वयं का पूरा चक्कर लगा लेती है। अब मान लो यही अब घंटे हैं, अब मान लो ये 28 हो जाते हैं, क्योंकि घूर्णन गति कम हो जाती, गति कम होने से टाइम अधिक लगने लगेगा। 28 हो जाता है तो उसका जी का मान क्या होगा, जी गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है, ठीक है। घूर्णन गति घटने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा। मान लो अब यदि इमेजिन करो, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति 17 गुनी बढ़ा दी जाए, ठीक है, 17 गुनी बढ़ा दी जाए, यदि घूर्णन गति क्या हो 17 गुनी बढ़ा दी जाए, तो जो दिन की अवधि है ना, अभी घटा रहे थे तो क्या दिन की अवधि कितनी 24 घंटे हो गई, 28 घंटे हो गई थी। मान लो अब घूर्णन गति को बढ़ा देते हैं, 17 गुना कर देते हैं, ठीक है, कितना गुना, 17 गुना कर देंगे, तो जो अपना अभी 24 घंटे वाला दिन होता है ना, तो ये घट के कितना हो जाएगा, ये घट के हो जाएगा 1.4 घंटे, ठीक है, 1.4 घंटे हो जाएगा। मतलब पृथ्वी अपने धुरी पर 1.4 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेगी, यदि उसे उसकी जो घूर्णन गति है वो 17 गुनी अधिक कर दी जाए, ठीक है, 17 गुनी अधिक कर दी जाए। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। यदि घूर्णन गति घटाने से क्या होगा, घूर्णन गति घटाने से जी का मान बढ़ेगा, और यदि घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो जी का मान क्या होगा, घटने लगेगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब लिफ्ट पर एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तन होता है। देखिए एक कोई लिफ्ट है, यदि एक समान वेग यहाँ क्या लिखा है, एक समान वेग से ऊपर जाती है, एक समान वेग से नीचे आती है, तो उसके जो अंदर पिंड है, कोई एक लिफ्ट है, ठीक है, इस लिफ्ट के अंदर कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। यदि ये लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, एक समान वेग से नीचे जा रही है, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसे भार स्थिर रहेगा, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जब लिफ्ट ऊपर जाती है नीचे जाती है तो उसके भार में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, यदि एक समान वेग से ऊपर नीचे जाती है, ठीक है। और यदि एक समान वेग से ऊपर नीचे नहीं जाती है, तो एक समान वेग से ऊपर नीचे नहीं जाने पर तो वो क्या होगी, वो धीरे धीरे यदि ऊपर जाएगी तो उसका जो इसके अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसका जो भार है वो बढ़ता है, क्या, धीरे धीरे ऊपर जाने पर। एक समान वेग से नहीं लिफ्ट जाए, ठीक है, एक समान वेग की एक कंडीशन है, एक समान वेग से यदि जाएगी तो क्या होगी, तो वो स्थिर रहेगी। यदि एक समान वेग से ना जाएगी, यदि वेग उसका अंतर होगा, डिफरेंस होगा, तो ऊपर जाने पर क्या होगा, इसका भार बढ़ेगा, नीचे आने पर घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर क्या है, पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है, हाइड्रोलिक। अब देखिए पास्कल का नियम का सिद्धांत क्या कहता है, पास्कल का नियम का सिद्धांत कहता है यदि गुरुत्वीय प्रभाव जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है उसे नगण्य माना जाए, ठीक है, उसे नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में, ठीक है, नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर जो दाब होगा वो एक समान होगा। मान लो कोई एक गुब्बारा है, ठीक है, एक गुब्बारा है, मान लो कोई गुब्बारा है, ठीक है, इस गुब्बारे में एक यहाँ के इसका मुँह है, ठीक है,
इस गुब्बारे में आपने पानी भर दिया, यहाँ से पूरा पानी भर दिया, ठीक है। इसमें जो पानी भर दिया तो इसमें जो पानी इस पर जो प्रेशर लगाएगा, ठीक है, ये प्रेशर इस दीवारों पे लगाएगा, ये चारों तरफ लगाएगा। तो आप कहीं का भी प्रेशर देख लीजिए, यहाँ का प्रेशर या यहाँ का प्रेशर, तो ये सभी बिंदुओं का जो प्रेशर होगा ना वो एक समान रहेगा। कहीं पे आपके लिए यहाँ पे 19 या यहाँ पे 20 नहीं मिलेगा। यदि यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे 19 मिलेगा, यहाँ पे 19 मिलेगा। यदि यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20 मिलेगा, यहाँ पे 20 मिलेगा। मतलब यदि, लेकिन इसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि गुरुत्वीय बल को नगण्य माना जाए, ठीक है। गुरुत्वीय बल ना हो और द्रव जो संतुलित अवस्था में, ठीक है, यहाँ वहाँ वो नहीं फैल रहा है, ठीक है। यहाँ वहाँ स्तर, जो इसका स्तर है ना वो स्तर है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो इसका जो किसी भी बिंदु का जो दाब है ना वो सभी जगह एक समान रहेगा। ये किसका नियम है, ये पास्कल का नियम है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही आंसर है। हाइड्रोक्लिक मशीनें किसके सिद्धांत पर कार्य करती हैं, पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करती हैं। और मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए पास्कल का नियम भी बता दिया, ठीक है दोस्तों। यदि सेशन लाइक पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्यों। देखिए आपने देखा होगा कि आप जो चाय पीते हैं तो आप गर्म ही चाय क्यों पीना पसंद करते हैं, ठंडी चाय पीना क्यों पसंद नहीं करते हैं। तो गरम सूप होता है या गरम कोई भी चीज़ होती है तो उसका सबसे मुख्य कारण होता है उसका पृष्ठ तनाव, ठीक है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, उसका पृष्ठ तनाव बहुत कम होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। उसका पृष्ठ तनाव बहुत कम होता है जिसके कारण से वो अधिक से अधिक एरिया में फैल जाती है, ठीक है। क्या है, जो गर्म चीज़ है वो अधिक से अधिक एरिया में फैल जाती है। मान लो ये आपकी जीभ है, ठीक है, आपने कोई चाय पी और वो गर्म है तो अभी गर्म होने के कारण वो इतनी एरिया को कवर करेगी, और यदि वो ठंडी है तो वो इतनी ही एरिया को कवर कर पाएगी। तो आप लोगों के लिए वो अच्छा स्वाद नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसी कारण से किसी भी चीज़ को खाने के लिए उसे गर्म खाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें स्वाद की अनुभूति होती है। तो जो गर्म सूप है वो स्वादिष्ट लगता है क्यों, क्योंकि गर्म सूप का जो पृष्ठ तनाव होता है ना वो बहुत कम होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। देखिए एक्स किरणें हैं जो एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। क्या, रोजन, ठीक है। रोजन ने किसकी खोज की थी, तो रोजन ने खोज की थी एक्स किरणों की। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर। किसने, रोजन ने किसकी खोज की थी, रोजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी। देखिए पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। किसने की थी, रिटर ने की थी, ठीक है। किसने की थी, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, रिटर ने की थी। पराबैंगनी किरणें को होती अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जो कि ओजोन परत है वो इन पर किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर इन्हें नहीं भेजने देती है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए और भी बता देता हूँ, जैसे कि गामा किरणों की खोज किसने की थी, गामा किरणों की खोज किसने की थी, गामा किरणों की खोज की थी पोल बिलार्ड, ठीक है। पोल बिलार्ड ने गामा किरणों की खोज की थी। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, सबसे अधिक आवृत्ति है वो होती है गामा किरणों की। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, गामा किरणों की। कितनी होती है, 10 की घात 20 हर्ट्ज से लेके 10 की घात 18 हर्ट्ज तक, ठीक है। 10 की घात 20 हर्ट्ज से लेके 10 की घात 18 हर्ट्ज तक किसकी होती है, गामा किरणों की होती है, जो कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पे और भी जैसे एक्स किरणों की खोज मैंने बता ही दी, और यहाँ पे पराबैंगनी किरणों की खोज बता ही दी। दृश्य प्रकाश की खोज किसने की थी, दृश्य प्रकाश की खोज किसने की थी, दृश्य प्रकाश की खोज की थी न्यूटन ने, ठीक है। न्यूटन ने गति के नियम भी दिए और दृश्य प्रकाश की
खोज भी की है। दृश्य विकिरणों की खोज किसने की है? तो न्यूटन ने की है। ठीक है। और अवरक्त किरणों की खोज किसने की है? अवरक्त किरणों की खोज की है हर्सले। ठीक है। अवरक्त किरणों की खोज किसने की है? अवरक्त किरणों की खोज की है हर्सले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवश्रव्य तरंगों की परास कितनी होती है? अवश्रव्य तरंग वे तरंगें होती हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते, मानव सुन नहीं सकता। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। 20 हर्ट्ज से नीचे की जो ध्वनि होती है उन्हें अश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ठीक है। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को क्या कहा जाता है? अश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। और श्रव्य ध्वनि किसे कहा जाता है? श्रव्य ध्वनि कहा जाता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इसे क्या कहा जाता है? श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि के लिए क्या कहा जाता है? 20,000 ध्वनि से क्या कहा जाता है? पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ठीक है। जिनका उपयोग कौन करता है? पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग कहते हैं चमगादड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु में ध्वनि की चाल होती है। देखिए, वायु में ध्वनि की चाल होती है, तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और ध्वनि की चाल देखिए पानी में कितनी होती है? जल है, जो जल में कितनी होती है? जल में होती है 1483। कितनी होती है? 1483 होती है जल में। और लोहे में कितनी होती है? लोहे में होती है 5130। ठीक है। लोहे में जो ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल होती है 5130। जल में होती है 1483। एक जो ध्वनि है, ध्वनि तीनों माध्यमों में चलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैल किसका मात्रक है? जो बैल है वो किसका मात्रक है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ध्वनि इसका सही आंसर है। क्या है? बैल किसका मात्रक है? ध्वनि का। तो बैल किस यहाँ पे आप लोगों के लिए लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जो देखिए डेसिबल है ना, डेसिबल, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है डेसिबल। डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल भी किसकी? ध्वनि की इकाई है। डेसिबल भी ध्वनि की इकाई है और बैल भी ध्वनि का मात्रक है। ऐसा क्यों? डेसिबल 10 डेसिबल बराबर क्या होता है? 10 डेसिबल बराबर होता है 1 बैल। ठीक है। 10 डेसिबल बराबर होता है 1 बैल। तो यहाँ पर जो बैल है जो डेसिबल से बड़ी इकाई है, जैसे अपना मीटर और किलोमीटर होता है ना, इसी प्रकार से डेसिबल और बैल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, यदि तापमान बढ़ाते हैं तो जो ध्वनि की चाल है वो क्या होती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर क्या है? बढ़ती है। यदि ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है। कितनी बढ़ती है? 1 डिग्री सेल्सियस में, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। 0.61 मीटर प्रति सेकंड जो ध्वनि की चाल है वो बढ़ती है। ठीक है। तापमान बढ़ाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक किसकी इकाई है? देखिए, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किसकी सीखी? बैल सीखी। और यहाँ पे क्या? मैक किसकी इकाई है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो तीसरा इसका सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर क्या है? ध्वनि इसका सही आंसर है। मैक किसकी इकाई है? मैक ध्वनि की इकाई है। जैसे हाइपरसोनिक इकाई होती हैं, हाइपरसोनिक। ठीक है। हाइपरसोनिक की जो मिसाइलें होती हैं वो क्या होती हैं? वो ध्वनि की जो चाल है उससे 2 गुनी, 3 गुनी, 5 गुनी होती हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? 5 गुनी के लिए कहा जाता है हाइपरसोनिक। ठीक है। 5 गुनी के लिए क्या कहा जाता है? हाइपरसोनिक कहा जाता है। तो मैक किसकी इकाई है? मैक ध्वनि की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? देखिए 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है 4.186 जूल। 4.186 जूल होता है। ठीक है, 4.186 जूल होता है 1 कैलोरी बराबर। 1 कैलोरी बराबर इतना होता है। ठीक है, और 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होता है? अभी 1 कैलोरी है और 1 किलो कैलोरी बराबर मैंने पिछले वीडियो में बताया है और इस वीडियो में खुद बताया कि किलो का मतलब क्या होता है। किलो का मतलब होता है 10⁻3। किसी चीज़ में 1000 का गुणा करना, तो इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 4186 जूल हो जाएगा। 1 किलो जूल बराबर क्या हो जाएगा? 1 किलो कैलोरी बराबर 1 किलो कैलोरी बराबर कितना हो जाएगा? 4186 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पारा की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? देखिए पारा की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही आंसर है 140 होती है पारा की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, लेड की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? लेड की विशिष्ट ऊष्मा होती है 130। ठीक है, लेड की विशिष्ट ऊष्मा होती है 130। 460 किसकी होती है? 460 होती है लोहे की। ठीक है, लोहा है, लोहे की होती है 460। 210 किसकी होती है? 210 होती है केरोसिन की। केरोसिन की क्या होती है विशिष्ट ऊष्मा? 210 केरोसिन की विशिष्ट ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृष्ठतक के अंदर कौन सा पदार्थ भरा जाता है? जो अपना रेफ्रिजरेटर होता है, एसी होती है, तो उनमें पृष्ठतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है फ्योन। फ्योन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निर्वात व वायु निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक कितनी होती है? देखिए निर्वात में या वायु में सबसे अधिक प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में कितना चल लेता है? ये इतना मीटर चल लेता है। ठीक है, लगभग कितना? इकाई दहाई, अभी 8 जीरो रखने इसके पीछे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? देखिए मैंने आप लोगों के लिए पिछले वीडियो में बताया है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो कितने टाइम में पृथ्वी तक आ जाता है? वो आ जाता है 8 मिनट 20 सेकंड में लगभग। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड 16 सेकंड के समथिंग आ जाता है। लेकिन जो चंद्रमा का जो प्रकाश, चंद्रमा पर सूर्य का जो प्रकाश आता है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है और जो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में पड़ता है तो वहाँ से परावर्तित होकर जो पृथ्वी पर आता है तो कितने टाइम में आ जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है 1.28 सेकंड। ठीक है, 1.28 सेकंड में पृथ्वी पर पहुँच जाता है। ठीक है, यदि आप लोगों के लिए क्वेश्चन नया लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, वीडियो के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ नया सीखने के लिए मिलता है तो आप लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखिए जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है 2.25 × 10⁸। ठीक है, जो जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ इतना होता है क्या? जो जल है, जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, और जो कांच है, कांच में कितनी होती है? कांच में होती है 2.10⁸। ये होती है किसमें? कांच में। और वायु में कितनी होती है? वायु में बता ही दी प्रकाश की चाल 3.3 × 10⁸ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तैरने का नियम किसने दिया था? देखिए तैरने का नियम किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है आर्किमिडीज।
आर्किमिडीज ने तैरने का नियम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परमाणु की खोज किसने की थी? तो परमाणु की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रमन प्रभाव किसने दिया था? तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, क्या? रमन प्रभाव। रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? सीवी रमन ने की थी। इस खोज के लिए उन्हें क्या है, नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी खोखले चालक के अंदर आवेश का मान कितना होता है? देखिए, कोई खोखला चालक है, मान लो कि कोई तार है, ये तार है, एक खोखला है। ठीक है, अंदर से क्या है, अंदर से खोखला है। तो इसमें जो आवेश होगा वो आवेश कहाँ होगा? तो इसका जो आवेश होगा ना, आवेश इसके बाहर होगा। तो आवेश के अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा शून्य। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, इसका सही आंसर है। इसके अंदर आवेश क्या होगा? इसके अंदर आवेश शून्य होगा और इसके जो बाहरी पृष्ठ होगा इस पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, अंदर कितना होता है? अंदर तो शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खोखले आवेश पर किसी खोखले चालक पर क्या अंदर कितना होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? देखिए, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट चालकता होती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, ओम -1, ओम इनवर्स 1 गुणे मीटर इनवर्स 1। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ये दोस्तों, आप लोगों के लिए सेशन पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।